और सबसे बड़ी बात है कि जब आज के तारीख में ये निर्णय हुआ तो मैं कुछ आंकड़ों को विश्लेषित कर रहा था और सबसे बड़ी उपलब्धि जो कृषि के क्षेत्र में आज के तारीख में, आज की तिथि में जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है वाणिज्य मंत्रालय से कि हमारा कृषि निर्यात में 20% का वृद्धि हुआ है, जो अपने आप में 51 बिलियन यूएस डॉलर्स पहुंच चुका है। और जिसमें सबसे अधिक चावल का, धान का, जो लगभग 9.65 बिलियन यूएस डॉलर्स के अब तक पहुंचा है। और इसमें जो वृद्धि है गेहूं के निर्यात में लगभग वृद्धि है 2.25 बिलियन यूएस डॉलर्स का, और डेयरी के क्षेत्र में, पोल्ट्री के क्षेत्र में लगभग 96%। हालांकि उसका कुल वॉल्यूम कम है, लेकिन ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि दुनिया में किस प्रकार से भारत के कृषि क्षेत्र की उपस्थिति दर्ज हो रही है। और उससे भी एक कदम आगे बढ़ करके आज जब मार्केट एक्सेस में कनाडा में जलगांव का केला के निर्यात की अनुमति प्राप्त हो गई है और भारत में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन जलगांव महाराष्ट्र में होता है और पूरी दुनिया का 25% केला भारत में होता है, जिसका शेल लाइफ बहुत छोटा होता है। वैसी स्थिति में भारत का केले का मार्केट एक्सेस कनाडा को इसी हफ्ते प्राप्त हुआ, जो वाणिज्य मंत्रालय ने जानकारी दी है। इससे ये सिद्ध होता है कि भारत अब पूरी दुनिया में जो कई सारे फूड प्रोडक्ट्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे और खास करके हमारे वेजिटेबल प्रोडक्ट्स पर, उसके निर्यात की जो दृष्टि आज दिख रही है शायद अपने आप में ऐतिहासिक है। तो यहाँ से विषय शुरू करते हुए हम किसानों के विषय तक आना चाहेंगे। हम सब जानते हैं कि कृषि लगभग 58% जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हाउस होल्ड्स हैं उनके जीवनोपार्जन का स्रोत है। और पूरे भारत में जो लगभग 307 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, उसमें लगभग 181 मिलियन हेक्टेयर कृषि में उपयोग किए जाने वाले में, इसमें लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर नेट सोन एरिया है। और यह भी सही है कि दुनिया में जिस धरती पर सबसे ज्यादा अरेबल लैंड जिसे कहते हैं, जहां पर फसल उगाया जा सकता है, वो भारत में है। और हमारे यहाँ ये भी सच है कि सबसे ज़्यादा छोटे श्रेणी के मार्जिनल फार्मर्स पूरी दुनिया में अगर सबसे अधिक संख्या में है, जो लगभग 86% है। तो हमारे लिए चुनौती है कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पर फार्मिंग का विकास करें। और ये भी सच है कि भारत आज दुनिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, व्हीट है, शुगर केन है, ग्राउंडनट है, वेजिटेबल है, फ्रूट और कॉटन है। तो इन तथ्यों के बीच में भारत की सरकार ने, और हम लोगों ने जब से 2014 के बाद से हमारी सरकार आई, किन किन विषयों पर हम लोगों ने निर्णय लिया और कहां कहां तक पहुंचे, ये किसानों तक पहुंचाना आपके माध्यम से बड़ा आवश्यक है। इस देश में कृषि का बजट 2013-14 तक 21,938 करोड़ था। वो 2022-23 में बढ़कर के 1,32,000 करोड़, यानी कि 5.5 गुना ज्यादा। और अगर प्रतिशत में देखें तो हम 360% हमारी बढ़त हुई है, जहां तक हमारे बजट का सवाल है, भारत की सरकार का बजट जो कृषि के क्षेत्र में है। खाद्यान्न में जो हमारा प्रोडक्शन था 2013 में 265 मिलियन टन, वो बढ़ के अब 305 मिलियन टन हो गया है। और ये अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हॉर्टिकल्चर में जो हम 2013-14 तक 280 मिलियन टन थे, वो बढ़कर के 21-22 में 321 मिलियन टन हो गया है। हमेशा बात होती है एमएसपी का, और एक तुलनात्मक आंकड़ा, क्योंकि किसी भी सम्मेलन में, संवाददाता सम्मेलन में अगर हम बात करते हैं तो किसानों को एमएसपी की विषय के बारे में हम जरूर चर्चा करते हैं और सवाल पूछा भी जाता है। तो मैं सिर्फ इस पर एक आपको छोटा सा आंकड़ा देना चाहूंगा कि जो हमारे पैडी का 2013 में जो एमएसपी था वो 43% बढ़ा है 2021-22 में, और गेहूं का 2013-14 में
जो हमारा अनुपात था वो लगभग 41% बढ़ा है एमएसपी इस पूरे 7 साल में। अगर आप आंकड़ों के भीतर जाना चाहेंगे तो उसको मैं पूरी तौर से पढ़ के स्पष्ट करना चाहूंगा कि खरीफ के फसल में रबी और धान जो 2010-11 में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल था, वो 2021 में बढ़ के 1,940 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा। और रबी के फसल में जो गेहूं का था, अगर ये 2 मानक हम लेते हैं, जो 2010-11 में 1,120 रुपये प्रति क्विंटल था, वो 2021-22 में बढ़ के 2,015 रुपये क्विंटल है। तो लगभग आप इस वृद्धि को दुगुना के स्तर पर देखेंगे। और इस विषय को हम लोग बार बार इसलिए भी कहना चाहेंगे कि ये सचमुच का एमएसपी में वृद्धि है जो पूरे भारतवर्ष के किसान के लिए लाभकारी बनता है। इसके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं, और क्योंकि हम और संजय मयूख बिहार से आते हैं और मैं कई चीज़ों के बीच में मैं बहुत बड़ा किसान भी हूँ, और मुझे हमेशा ये लोगों से बात करके लगता था कि किसान कभी अमीर नहीं हो सकता, और ये चुनौती रहती है हर सरकार के लिए कि हमारी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने इसको चुनौती स्वीकार किया है। और ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसमें फर्क दिखना है। और लोग कई बार कहते हैं रूरल डिस्ट्रेस, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कुछ विकसित राज्यों में कुछ किसानों का मामला अलग हो सकता है, लेकिन जहां तक इन मध्य प्रदेश और इन बड़े प्रदेशों का सवाल है, दक्षिण में भी फार्मर डिस्ट्रेस का कोई स्वरूप नहीं है। और इसके लिए देश की सरकार ने एक बड़ा स्वरूप पैदा किया है, पीएम किसान सम्मान निधि। और ये सीधा सीधा किसान के खाते में जाने वाला पैसा है, जो 2019 में प्रारंभ किया गया और 6,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में किसानों को दिया गया, और अभी तक 1,39,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गए हैं, जो लगभग 11.05 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 2016 में प्रारंभ हुआ, और इसमें लगभग 7.7 करोड़ किसानों को लाभ हुआ, और लगभग 94,000 करोड़ रुपए का इसमें क्लेम हुआ। ये इस योजना में किसान भी अपना प्रीमियम देते हैं, तो जो किसानों का प्रीमियम आया वो लगभग 17,000 करोड़, और मुआवजे का जो दावा था उसमें लगभग 94,000 करोड़, यानी कि हर 100 रुपया पर जो इंश्योरेंस का पैसा अपने खेत पर, अपने फसल पर किसान ने लगाया था, उसमें हर 100 रुपये पर उसको 526 रुपये का लाभ हुआ, उसको इंश्योरेंस सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया। संस्थागत क्रेडिट की बात हम करते हैं, और किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो उद्योग में हो या किसान के उद्योग क्षेत्र में, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का जो फॉर्मेट है उसमें 2013-14 में सभी स्रोतों से, बैंकों से, संस्थाओं से जो क्रेडिट प्राप्त हुआ था वो लगभग उस समय 7.3 लाख करोड़ था। आज 2021-22 में 16,500,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और जो पहले 4% इंटरेस्ट था किसानों के इस लोन पर, उसे भारत की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, सिर्फ ये पहले किसानों को खेती के लिए था, उस 4% इंटरेस्ट को एनिमल हस्बेंड्री और मत्स्य पालन के लिए भी लागू किया है, जिसका पूरे देश में लाभ हुआ है। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम सब समझने में असमर्थ रहते हैं कि आखिर में ये सॉइल हेल्थ कार्ड जिसकी चर्चा करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। और आज भारत में 11.97 करोड़ परिवार, किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिला है। और ये सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? ये मिट्टी की जांच परीक्षण का ये कार्ड क्या है? और इसमें 4 प्रमुख पैरामीटर हैं, और इससे कैसे परिवर्तन हुआ है, एक विषय जो देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। इसमें जो जांच परीक्षण होता है उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये देखा जाता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है। जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है उसमें देखा जाता है कि सल्फर कितना है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसमें
बोरॉन, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर होता है। और एक चौथा पैरामीटर है जो सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सभी किसानों को दिया जा रहा है, उसमें पीएच वैल्यू, आप पीएच के बारे में आपको चर्चा की आवश्यकता नहीं होगी, और ईसीओसी होता है। ईसी जो एक शायद कभी भी हम लोग किसानों तक इस विषय को नहीं पहुंचा पाते थे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी जो होता है, जो सोडियम से किस प्रकार का सोडियम का मिट्टी में कितना परत है, कितना है, और ऑर्गेनिक उसके अंदर और ऑर्गेनिक कंडक्टिविटी, ये दोनों 4 पैरामीटर्स दिए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड, आज आप इस बात को जानते हैं कि देश में सॉइल हेल्थ कार्ड के उपयोग से फर्टिलाइजर, खाद का कंजम्पशन पूरे भारतवर्ष में 10 से 15% कम हो गया है, और प्रत्येक वर्ष लगभग 6500 करोड़ रुपया सिर्फ सॉइल हेल्थ कार्ड के परीक्षण से किसानों को लाभ मिलने लगा है। हम जानते हैं इस देश में किसानों के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी जो बहुत बड़ी राशि है, लगभग 1,26,000 करोड़ का, उसमें लगभग 8 से 10% तक की बचत हुई है, और प्रोडक्शन में, फार्म प्रोडक्शन में लगभग 5 से 7% की वृद्धि हुई है। धान के फसल में यूरिया की खपत लगभग 9% कम हुआ है, और डीएपी का खपत 7% कम हुआ है, और प्रत्येक एकड़ पर धान की खेती में 4 से 10% तक का कटौती हुआ है। शायद ये सामान्य रूप से समझाना बड़ा कठिन होगा, लेकिन अगर एग्रीगेट तौर पर देखें तो किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड का एक बहुत बड़ा लाभ मिला है, जो देश के प्रधानमंत्री ने अपने देखरेख में इस विषय को पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचाया। हम लोगों ने नीम कोटेड यूरिया की बात की थी, और वो चल रहा है, और इससे जो कमर्शियल यूज होता था यूरिया का, उसे रोकने में हम बहुत हद तक सफल हुए हैं, और किसानों को इसका पूरा का पूरा लाभ मिला है। एआईपी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और लगभग 7700 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो बजट में घोषित किया गया था, जिसमें लगभग पूरे भारत में 7300 प्रोजेक्ट का निर्माण हो चुका है या हो रहा है। इसमें मूलतः सॉर्टिंग यूनिट्स, वेयर हाउसिंग, प्रोसेसिंग इत्यादि की यूनिट्स हैं। 2 वर्ष पूर्व सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, और लगभग 7000 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया था, और आज भारत में पहली बार भारत के इतिहास में 713 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन तैयार हैं और कार्यरत हैं। और मधुमक्खी, हनी, एंसिलरी, जो पहली बार चर्चा की गई थी, उसके लिए भी इस बजट में लगभग 500 करोड़ रुपया 2021-22 के बजट में अतिरिक्त रूप से दिया गया, जो मधुमक्खी अपने आप में, क्योंकि अगर सबसे बड़ा इस देश में पॉलिनेशन का काम, अगर चिड़ियों के बाद, चिड़ियों के साथ साथ अगर सबसे ज़्यादा फसल में सबका सबसे बड़ा योगदान है तो मधुमक्खियों का, और उसके पालन पोषण और उसके कैप्टिव ब्रीडिंग का भी लाभ किसानों को मिलता है। दुनिया में ड्रिप इरिगेशन की सबसे बड़ी एक फर्म है, और उसे हम नेटाफिम कहते हैं, और शुरुआत ड्रिप इरिगेशन का, और भारत की सरकार ने उसको कितने बड़े लक्ष्य के रूप में लागू किया है। शायद आप लोग को स्मरण होगा कि इजराइल के स्मिच ब्लॉस, जो वहां के कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पेड़ को बिल्कुल रेगिस्तान में जन्मते हुए देखा, पलते हुए देखा, और उन्होंने अध्ययन शुरू किया कि आखिर ये पेड़ इस रेगिस्तान में जहां पानी नहीं है, ये इतना बड़ा पेड़ कैसे हो गया। और जब उसकी छानबीन की तो एक पाइपलाइन उसके पास से जाता था, और बूंद बूंद से उस पेड़ के जड़ के पास पानी गिर रहा था, और उसके कारण वो सबसे बड़ा कंपनी दुनिया में, आज अगर नेटाफिम के बारे में आप गूगल पर जाके देखेंगे तो सबसे बड़ी दुनिया की ड्रिप इरिगेशन की कंपनी है, और वहीं से प्रेरणा लेके पूरी दुनिया में आज हम ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, और भारत की सरकार ने इसे बड़ी योजना के रूप में हमने लागू किया है। और ड्रिप इरिगेशन पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, और उसके पानी का संरक्षण करना, पानी का कम उपयोग करना, उत्पादकता बढ़ाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान है। और उसी प्रकार से हम लोगों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, जो बृहद योजनाओं का जो
21 लाख हेक्टेयर में हम लोगों ने अतिरिक्त रूप से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस अभियान को आगे बढ़ाया है। और मंडियों के बारे में जब हम बात करते थे तो कई बार हम लोग के नज़र में जो भी मंडी बाजार दिखता था तो वही होता था जहां ट्रकों से माल आता था, जमा होता था, बिचौलिए होते थे और उसके बाद व्यापार होता था, पूरे देश में उसका वितरण होता था। और देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी साहब ने ई-नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना की। और आप इस बात की खुशी होगी कि आज 18 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज ने 1000 ऐसे मंडियों को अपने साथ जोड़ दिया है। और इस वित्तीय बजट में हमने 1000 और मंडियों को साथ जोड़ने का, ई मार्केट से जोड़ने का, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसका परिणाम हुआ है कि आज 1,71,000 किसान सीधे अपने फसल का व्यापार अपने इस पोर्टल पर जाके करते हैं। और जो टोटल वैल्यू है इस व्यापार का, जो किसानों ने और ट्रेडर्स ने अपने ई पोर्टल पर जाके किया है, जहां उसे कहीं दूर जा करके मंडी में बैठ करके सौदा नहीं करना पड़ा, तो लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए की राशि का ई मार्केट, ई नैम पर व्यापार हुआ है। मित्रों, पीएम किसान सम्मान निधि, उसके बारे में मैंने चर्चा कर दी आपको। और अगर मूलतः आप देखेंगे तो हर स्थान पर देश के किसानों को, और प्राथमिकता के तौर पर देश के किसानों के लिए भारत की सरकार ने प्रयास किया है। हम सिर्फ आपके माध्यम से ये संवाद देश भर के उन किसानों को, खेतिहरों को और साथ साथ उन बुद्धिजीवियों को, ये भारत की सरकार ने समर्पण के साथ देश के किसानों के लिए, जो हमारा लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री का, और अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, उस तक पहुंचने का हमने प्रयास किया है। यदि इस विषय पर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इस विषय से इतर वो अलग से हो जाएगा। इसी विषय से लेके आप दोनों भी जिस स्टेट का जिक्र करते हैं, इत्तेफाक से हम भी उसी स्टेट, उसी जिले से आते हैं। सर, गेहूं की खरीदारी को लेके कुछ आंकड़ा देंगे कि बिहार में, क्योंकि मुझे यहाँ तक जानकारी है कि पैक्स धान की खरीदारी करता है और गेहूं की खरीदारी का आंकड़ा, क्योंकि बिहार में भी पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन हुआ है, करीब 8 से 9 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन से। और कितना गेहूं की खरीदारी पैक्स के माध्यम से हो पाती है, जिनसे किसानों के एमएसपी का फायदा हो पाता है। आंकड़े आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे बिहार का, बिल्कुल। मैं बिहार के बारे में आपको बताना चाहूँगा, और मैं भी लगभग 50 एकड़ में खेती करता हूँ और अच्छी खेती करता हूँ। और जब मैंने आईटीसी वालों को बुला करके कहा कि हमारे यहाँ का गेहूँ प्रोक्योर कीजिए, तो उन्होंने जब गुणवत्ता की जांच की तो वो उस मानक, देखने में वो फसल, गेहूं का दाना भी बड़ा था, फसल भी बढ़िया था, लेकिन कुछ मॉइस्चर कंटेंट होता है जिसके कारण आटा बनाने में, आटा पीसने में और उसके गुणवत्ता में। तो बिहार में हम लोगों ने इस बड़े अभियान को चलाया है कि गेहूं के फसल की गुणवत्ता बढ़ा करके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचे। देश की सरकार ने हमारी पहल पर, और बिहार की सरकार ने इस काम को शुरू किया है। और आईटीसी जो रिटेलिंग करती है खाद्य सामग्रियों का, आटा का और अन्य चीज़ों का, उन्होंने भी बिहार में इस काम को शुरू किया है। आपका ये सवाल कि बिहार में गेहूं का फसल कितना है, पैक्स में है, तो इसकी आंकड़े हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और कोई राजीव जी, ये जो किसानों से जुड़ा मामला है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार तेलंगाना के किसानों की फसलों की खरीद नहीं कर रही है। कैसा देखते हैं? एक तरफ आप उपलब्धि दे रहे हैं, दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री यहाँ पर धरना दे रहे हैं। देखिए, ये विषय कई दिनों से मैं देख रहा था, और स्पष्ट रूप से भारत की सरकार ने उनको उत्तर भी दे दिया है। पार्लियामेंट में भी वो इस विषय को उठाते रहे, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि खरीद, ये मूलतः राजनीति है, खरीद से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम पर आपने सवाल किया है, और
बरेली में देश के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी 28 फरवरी 2016 को, और उसी साल के बजट में ये घोषणा किया गया था कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे 2023 तक। और डॉक्टर दलवी के नेतृत्व में एक कमेटी घोषित की गई, उसने एक अंतरिम रिपोर्ट 2018 में सुपुर्द किया, और उसके बाद यही बॉडी को एम्पावर्ड, कैबिनेट से इसे एम्पावर्ड बनाया गया। और उसके पश्चात इसमें विस्तार से एक बड़ी योजनाओं की श्रृंखला, और जिन विषयों को हम आपको बता रहे हैं, इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना होगा कि 2023 का लक्ष्य इसलिए नहीं पूरा हो पाएगा क्योंकि पिछले 2.5 साल से कोविड के कारण इसमें काफ़ी अड़चनें आई हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एमएसपी को देखें, आप किसान क्रेडिट कार्ड को देखें, आप फर्टिलाइजर सब्सिडी को देखें, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखें, आप सिंचाई को देखें, आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देखें, ये सब उसी का अंश है। और किसान एक तरफ से ही लाभान्वित नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे जो नेता हैं, जो ना तो उनको संवाद है किसानों से, ना संवाद है उन तक पहुंचने का उनका प्रयास है, तो दिल्ली में बैठ करके किसानों की चर्चा करना मैं नहीं समझता हूं कहां तक उचित है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है उनके बयान। और देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने लक्ष्य बनाया है, हमारे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य और मुद्दा किसान है, और हम उसके साथ खड़े हैं। और मैं समझता हूं कि देश का किसान भी इस बात को पूरी तौर से महसूस करता है कि भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो म्योग जी का आदेश ही नहीं है तो हम क्या करें।